एक बार फिर से आपका स्वागत है इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं क्लासिकल अर्थशास्त्री जो थे उनके द्वारा विकास के संबंध में जो भी सिद्धांत दिए गए तो उन सभी का पूरा निष्कर्ष क्या रहा। यानी आप ये कह सकते हैं कि आज हम लोग संक्षेप में क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट की बात करने वाले हैं। बिल्कुल शॉर्ट में करेंगे क्योंकि डिटेल में तो अलग से आपको एडम स्मिथ, रिकार्डो ये सब पढ़ाया ही गया है। ठीक है ना। तो आज यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, संक्षेप में क्या देखेंगे, संक्षेप में क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है ना। अब देखिए, जैसे कि अब तक आपने एडम स्मिथ को पढ़ा, रिकार्डो को पढ़ा। ठीक है। तो एडम स्मिथ सबसे पहले अपने सिद्धांत की शुरुआत ही करते थे लेजेस फेयर पॉलिसी से, यानी कि अबंध नीति से। इस अबंध नीति का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इसमें किसी भी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो जितने भी क्लासिकल अर्थशास्त्री थे उन्होंने पहली चीज तो क्या माना, उन्होंने मुक्त बाजार की बात किया। ठीक है। उन्होंने किसकी बात किया? मुक्त बाजार की। ठीक है। और मुक्त बाजार के साथ साथ उन्होंने पूर्ण प्रतियोगिता की भी बात किया। किसकी बात किया? पूर्ण प्रतियोगिता। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा ऐसे छोटे छोटे पॉइंट। तो जितने भी क्लासिकल अर्थशास्त्री थे उन्होंने मुक्त बाजार और पूर्ण प्रतियोगिता की बात किया। और उनका ये भी मानना था या उनका ये भी विश्वास था कि कोई भी अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना, तो उसमें बहुत ज्यादा हस्तक्षेप सरकार का नहीं होना चाहिए। उनका मानना यह था, क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का मानना यह था कि सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? सरकारी हस्तक्षेप जो है वो नहीं होना चाहिए। सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ऐसा क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का मानना था। एक और बात इन्होंने किया था, अदृश्य हाथ, जो कि मैंने आपको एडम स्मिथ के थ्योरी में पढ़ाया था। तो अदृश्य हाथ के बारे में एडम स्मिथ ने समझाते हुए बताया था कि अदृश्य हाथ ही, इनविजिबल हैंड के माध्यम से ही राष्ट्रीय आय अधिकतम होती है। तो पहला पॉइंट कौन है या पहला पॉइंट क्या है क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट का? लेजेस फेयर पॉलिसी, अबंध नीति। और अबंध नीति क्या बताती है कि मार्केट में, ठीक है ना, या अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के द्वारा जो माना गया, वो माना गया कि जो पूंजी संचय होता है, इन्होंने यानी क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने माना ऐसा कि पूंजी संचय ही आर्थिक विकास की कुंजी है। ठीक है ना। तो पूंजी संचय, अब आपको मैंने एडम स्मिथ में भी पढ़ाया था और रिकार्डो के मॉडल में भी पढ़ाया था। वहां पे अलग अलग दोनों अर्थशास्त्रियों ने पूरा एक प्रोसेस बताया था कि किस तरीके से पूंजी संचय आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करता है। तो क्लासिकल अर्थशास्त्री जितने भी थे सभी ने पूंजी संचय को आर्थिक विकास की कुंजी माना। और इसके लिए इन्होंने कहा कि अधिक बचत, ठीक है, क्या बताया कि अर्थव्यवस्था में अधिक बचत जो है ये किस पे, यानी कि देखिए, इन्होंने कुल मिला के इनका ध्यान दिलाना, ये इनको कुल मिला के इनका निष्कर्ष ये था कि अधिक बचत हो, और अधिक जब बचत होगी तो भी जो है, यानी तभी जो है पूंजी संचय हो पाएगा, और जब पूंजी संचय हो पाएगा तभी आर्थिक विकास हो पाएगा। कहने का मतलब यह है कि इन्होंने, क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने अधिक बचत करने पर जोर दिया। अधिक बचत करने पर जोर दिया। ठीक है ना। और क्लासिकल अर्थशास्त्री जो थे इन्होंने ये जो बचत वाला सिद्धांत दिया कि अधिक बचत करना है जो, तो इसके बारे में उन्होंने बताया कि दो ही ऐसे वर्ग हैं जो अधिक बचत कर सकते हैं। एक उसमें है पूंजीपति वर्ग, ठीक है ना, पूंजीपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, और दूसरा क्या है? भूमिपति।
जो कि रिकार्डो ने बताया था अपने सिद्धांत में। तो यही दो ऐसे वर्ग हैं जो कि बचत को करेंगे या कर पाएंगे, ठीक है ना। यानी क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने इन्हीं को ऐसा माना या इस योग्य माना कि यही जो है बचत कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, श्रमिक वर्ग की अगर बात करेंगे तो देखिए श्रमिक वर्ग को इन क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने माना, श्रमिक वर्ग को ऐसा इन्होंने बताया कि ये बचत करने में असमर्थ होता है। श्रमिक वर्ग जो है वो बचत नहीं कर पाएगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के अनुसार जो श्रमिक होता है उसको जो मजदूरी मिलती है वो मात्र निर्वाह स्तर कहें या जीवन निर्वाह स्तर कहें, निर्वाह स्तर के बराबर ही मजदूरी मिल पाती है। तो जब निर्वाह स्तर के बराबर ही मजदूरी मिलेगी श्रमिक वर्ग को तो वो बचत कैसे कर पाएगा, है ना। तो इस तरीके से क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने ऐसा माना कि पूंजी संचय ही आर्थिक विकास की कुंजी है, ठीक है ना। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट को चलिए हम लोग अब चर्चा करते हैं, और तीसरा पॉइंट है लाभ निवेश की प्रेरणा है, ठीक है ना। तो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने यह भी माना या इस बात को स्वीकार किया कि अर्थव्यवस्था में जो है लाभ लाभ किसको प्रेरित करेगा? लाभ प्रेरित करेगा निवेश को, लाभ निवेश को प्रेरित करेगा, ठीक है ना। लाभ जितना अधिक होगा, लाभ जितना अधिक होगा, इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश उतना ही अधिक होगा। ये बहुत नॉर्मल सिद्धांत है, नॉर्मल विचार है, ठीक है ना। तो इन्होंने एक्सेप्ट किया इस बात को क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने कि लाभ निवेश की प्रेरणा है। लाभ जितना अधिक होगा निवेश उतना ही अधिक होगा, ठीक है ना। लाभ जितना अधिक होगा पूंजी संचय भी उतना ही अधिक होगा, ठीक है ना। देखिए लाभ अधिक होगा, पूंजी का संचय होगा, उसके बाद वो निवेश होगा। ओके, तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथे पॉइंट पे चलिए चर्चा करते हैं कि क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने चौथे पॉइंट पे क्या चर्चा किया या क्या माना, है ना। तो चौथा जो पॉइंट है वो है लाभ में घटने की प्रवृत्ति का पाया जाना। जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे, अब मैंने अब तक आपको दो मॉडल पढ़ाए हैं, एक तो मैंने आपको एडम स्मिथ को पढ़ाया है और एक रिकार्डो को पढ़ाया है। दोनों ही सिद्धांतों में आपने ये देखा होगा कि अंत में ऐसा देखा जाने लगा कि लाभ में घटने की प्रवृत्ति शुरू हो गई, और पूरा का पूरा जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट है वो प्रमुख रूप से इन्हीं दो के मॉडल पे या सिद्धांतों पे आधारित, प्रमुख एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो, दोनों के सिद्धांत में मैंने आपको पढ़ाया कि लाभ में घटने की प्रवृत्ति होती है। अच्छा, इसके बारे में क्या बोला क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने कि ये जो लाभ होता है ना, लाभ हमेशा बढ़ता ही नहीं रहता है, हमेशा बढ़ता नहीं है, ठीक है ना, हमेशा बढ़ता नहीं है। जब ये हमेशा बढ़ेगा नहीं तो क्या होगा, मतलब इसमें इसमें घटाव वाली प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है। इसको ऐसे क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने समझाया कि ये जो पूंजीपति वर्ग होता है ना, ध्यान से सुनिएगा, ये जो पूंजीपति वर्ग, तो देखिए पूंजीपति वर्ग मतलब ऐसा है ना कि केवल एक पूंजीपति तो है नहीं, बहुत सारे पूंजीपति होंगे। अब इन पूंजीपतियों में अधिक पूंजी संचय के लिए एक तरीके से कंपटीशन वाला माहौल आ जाता है, ठीक है ना, एक तरीके से कंपटीशन वाला माहौल आ जाता है। अब वो अलग अलग तरीके का यूज करेंगे। रीजन क्या है? पूंजी संचय, लाभ, निवेश, ये सब आपस में जुड़े हुए होते हैं। जो पूंजीपति वर्ग है वो ये चाहेगा कि वो अपने लाभ को बढ़ाए, लाभ को बढ़ाएगा तो पूंजी संचय बढ़ेगा, ठीक है ना, और पूंजी संचय बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ये एक सोच होती है पूंजीपति की। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे आती है, जैसे कि ढेर सारे पूंजीपति हैं। अब जब ढेर सारे पूंजीपति हैं तो क्या होगा, हर कोई अपने अपने तरीके से प्रयास करेगा कि कैसे जो है लाभ को बढ़ाया जाए। लाभ को बढ़ाने के लिए ऐसा भी हो सकता है कि वो उत्पादन को बढ़ाने में ध्यान दें, ठीक है ना।
अब इस पूरे प्रोसेस में यह भी हो सकता है कि मजदूरी ही बढ़ जाए, ठीक है ना, मजदूरी ही बढ़ जाए, क्योंकि देखिए जब कहीं पे प्रतिस्पर्धा वाली स्थिति होती है तो वहां पे सारी चीजें किसी के कंट्रोल में नहीं होती हैं। अब यहाँ पे क्योंकि पूंजीपति को एक ही चीज दिखाई पड़ रहा है कि उसको अपना लाभ बढ़ाना है, तो जब उसको अपना लाभ बढ़ाना है तो ऐसा भी हो सकता है कि इस क्रम में मजदूरी ही बढ़ जाए। अब जब मजदूरी बढ़ जाएगी मतलब उत्पादन की लागत बढ़ गई, और उत्पादन की लागत बढ़ गई तो क्या होगा भाई, लाभ कम हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, कॉस्ट बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इस तरीके से क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने समझाया था कि ये जो लाभ होता है ना, ये हमेशा बढ़ता ही नहीं है, इसमें घटने की प्रवृत्ति भी देखी जाती है। अच्छा, मजदूरी की जो बात किया कि मजदूरी बढ़ जाएगी, इसकी प्रमुख रूप से बात किया था एडम स्मिथ महोदय ने। एडम स्मिथ ने बताया था, स्मिथ, ठीक है ना, एडम स्मिथ ने बताया था कि ये जो पूंजीपति वर्ग है ना, इसमें जब प्रतिस्पर्धा बढ़ती है अपने लाभ को बढ़ाने को, पूंजी संचय को बढ़ाने को, तो क्या होता है कि मजदूरी भी अचानक से बढ़ जाती है। अब मजदूरी बढ़ गई, इसका मतलब ये है कि लाभ कम हो जाएगा, ठीक है ना। रिकार्डो ने इस बारे में क्या बोला था, रिकार्डो, आप याद कीजिए, रिकार्डो वाले लेक्चर मैंने आपको बताया था। रिकार्डो ने बताया था कि अनाज की कीमत जब बढ़ती है तब मजदूरी और लगान बढ़ते हैं और इस प्रकार से लाभों में कमी देखने को मिलती है। तो ये चौथा पॉइंट हो गया जिसकी चर्चा किया था क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने। पांचवें पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, ये है स्थिर अवस्था। और जब मैंने आपको एडम स्मिथ और रिकार्डो पढ़ाया तो वहां पे आपने देखा था कि दोनों अर्थशास्त्रियों के जो सिद्धांत थे उनका अंतिम निष्कर्ष बिंदु जो था वो यही था, स्थिर अवस्था वाला, ठीक है ना। तो जितने भी क्लासिकल अर्थशास्त्री हैं, सभी अर्थशास्त्री पूंजी संचय की प्रक्रिया के अंत में स्थिर अवस्था को देखते हैं। क्या देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, पूंजी संचय की प्रक्रिया, पूंजी संचय की प्रक्रिया के अंत में स्थिर अवस्था, स्थिर अवस्था, ठीक है ना। तो ये पूंजी संचय की जो प्रक्रिया है इसके अंत में स्थिर अवस्था देखते हैं। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने समझाया कि जब लाभ एक बार घटना प्रारंभ होता है, ये जो प्रॉफिट है, ये जो लाभ है, जब एक बार इसमें घटने की प्रवृत्ति आती है ना, तो ये लगातार घटता ही जाता है, ठीक है ना। ये इस प्रकार से लगातार घटता जाता है और उस स्तर पे पहुंच जाता है जब लाभ जो है वो शून्य हो जाता है। लाभ क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। और ऐसी स्थिति में जनसंख्या वृद्धि भी नहीं रुकती है, पूंजी संचय भी नहीं बंद, मतलब देखिए ऐसे में क्या होता है, लाभ पहली बात तो शून्य हो जाएगा, जनसंख्या में वृद्धि जो है वो रुकती नहीं है। इस स्थिति में भी आप देखेंगे क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने जनसंख्या को भी साथ में लेकर के चला था। स्पेशली जब आप माल्थस को पढ़ेंगे तो माल्थस ने अपना जो सिद्धांत दिया था, उनका सिद्धांत ही किससे रिलेटेड था, उनका सिद्धांत ही रिलेटेड था एक तो जनसंख्या से, यानी कि जनसंख्या में वृद्धि से, और दूसरा खाद्य में आपूर्ति से, ठीक है ना। माल्थस ने अपने सिद्धांत में इन्हीं दो की बात किया था। इन्होंने बताया कि जनसंख्या जिस हिसाब से तेजी से बढ़ रही है, खाद्य आपूर्ति उस हिसाब से उस तेजी से नहीं बढ़ती है। जनसंख्या को इन्होंने बताया था गुणोत्तर श्रेणी में वृद्धि, गुणोत्तर श्रेणी में वृद्धि, और इसको समानांतर श्रेणी में वृद्धि, मतलब समझ रहे हैं, ये खाद्य आपूर्ति मान लीजिए 1 2 3 4 के हिसाब से चल रहा है, लेकिन जनसंख्या 2 4 8 16 इस हिसाब से चल रही। तो ये माल्थस महोदय थे जो कि जनसंख्या और खाद्य आपूर्ति के संबंध को बताए थे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने स्थिर अवस्था को कैसे समझाया। स्थिर अवस्था की जब क्लासिकल अर्थशास्त्री बात करते हैं तो बताते हैं कि पूंजी संचय की जो प्रक्रिया होती है इसके अंत में स्थिर अवस्था देखने को मिलती है। और ये जो स्थिर अवस्था होती है ना, इसको और अच्छे से आप समझिए कि लाभों में जब गिरावट की प्रवृत्ति शुरू होती है, लाभ जब गिरते हैं तो गिरते ही जाते हैं और वहां तक गिरते जाते हैं जब लाभ शून्य ना हो जाएं। लाभ जिस स्थिति में शून्य होते हैं वहां पे भी जनसंख्या वृद्धि नहीं रुकती है, ध्यान रखिएगा, जनसंख्या वृद्धि वहां पे भी नहीं रुकती है।
पूंजी संचय बंद हो जाता है। समझ रहे हैं ना? पूंजी संचय मतलब ये क्रम सब तब तक चलेगा जब तक लाभ शून्य ना हो जाए, पूंजी संचय बंद ना हो जाए, मजदूरी जीवन निर्वाह स्तर पे ना पहुंच जाए, ये सब इस तरीके से प्रोसेस चलता है। ठीक है ना? माल्थस के बारे में मैंने आपको बताया कि माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि और खाद्य आपूर्ति के बीच एक संबंध बताया और इन्होंने ये चर्चा किया था कि अगर मान लीजिए कि जनसंख्या वृद्धि पे किसी भी प्रकार का नियंत्रण ना किया जाए, किसी भी प्रकार का नियंत्रण ना किया जाए, तो वो पूंजी में वृद्धि और इसके परिणाम स्वरूप जो निर्वाह साधन है, निर्वाह साधन का कहने का मतलब यह है उनका कि खाद्य आपूर्ति वगैरह, इन सबको पीछे छोड़ के आगे निकल जाएगी जनसंख्या वृद्धि। मतलब उन्होंने चर्चा किया था कि जनसंख्या वृद्धि गुणोत्तर श्रेणी में होती है और खाद्यान्न आपूर्ति जो है वो एक सामान्य समांतर श्रेणी में होती है। तो ये माल्थस ने बोला था। रिकार्डो और माल्थस ये दोनों ही अर्थशास्त्री ऐसा मानते थे कि घटते प्रतिफल के कारण, ध्यान से सुनिएगा, घटते प्रतिफल के परिणाम स्वरूप या घटते प्रतिफल के कारण बढ़ती जनसंख्या और पूंजी वृद्धि ये आर्थिक विकास घटते, क्या मैंने बोला कि ये दोनों ही अर्थशास्त्री ऐसा मानते थे, ये दोनों ही अर्थशास्त्री ऐसा मानते थे कि घटते प्रतिफल, माल्थस ने घटते प्रतिफल की बात भी किया था, तो घटते प्रतिफल के कारण या इसके माध्यम से बढ़ती जनसंख्या और घटती पूंजी वृद्धि, ध्यान से सुनिएगा, जनसंख्या बढ़ रही है और ये जो पूंजी वृद्धि है ना इसमें कमी देखने को मिल रही है, यानी बढ़ती जनसंख्या और घटती पूंजी वृद्धि यही दोनों आर्थिक विकास की चरम बाधाएं हैं, यानी यही दोनों आर्थिक विकास की सबसे बड़ी समस्या है। और इन्हीं के कारण फिर क्या होता है कि अर्थव्यवस्था जो है वो स्थिर अवस्था में पहुंच जाती है। ठीक है ना? तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने बताया कि अर्थव्यवस्था कैसे स्थिर अवस्था में पहुंच जाती है। ठीक है ना? इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो ये था क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का विकास का सिद्धांत। ठीक है ना? ये था क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का विकास का सिद्धांत। हालांकि मैंने आपको जब एडम स्मिथ और रिकार्डो वो दो मॉडल पढ़ाए थे तो वहां पे भी आपने अच्छे से चीजों को देखा होगा, समझा होगा। यहाँ पे मैंने एक एक पॉइंट करके आपको समझा दिया कि क्लासिकल अर्थशास्त्री किस तरीके से अपने ग्रोथ मॉडल को समझाने का प्रयास करते हैं। तो संक्षेप में अगर देखा जाए तो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने ऐसी बात किया कि ऐसा मान लीजिए कि लाभ में जो प्रत्याशित वृद्धि है, लाभ में, चलिए मैं इसको लिख दे रहा हूं, लाभ में प्रत्याशित वृद्धि, लाभ में जो प्रत्याशित वृद्धि है इससे निवेश में वृद्धि होती है। निवेश में क्या होती है? निवेश में वृद्धि होती है। अब ये जो निवेश में वृद्धि होगी तो इससे पूंजी के वर्तमान स्टॉक तथा सुधरी हुई तकनीक मतलब टेक्नोलॉजी, यहाँ पे उन्नत टेक्नोलॉजी, तो उन्नत टेक्नोलॉजी में भी ये वृद्धि करती है। मतलब पूंजी, देखो जब लाभ में वृद्धि होगी, निवेश में वृद्धि होगी, निवेश में वृद्धि होगी तो फिर क्या होगा? निवेश में वृद्धि दो तरीके से हो सकती है, या सिंपल समझिए कि निवेश में वृद्धि हो रही है मतलब वहां पे टेक्नोलॉजी का अच्छा खासा प्रयोग किया जा रहा है। पूंजी संचय में भी वृद्धि हो रही है क्योंकि क्लासिकल ने माना ही था कि पूंजी संचय जो हो आर्थिक विकास की कुंजी है। तो पूंजी संचय में ये जो वृद्धि है इससे मजदूरी कोष भी बढ़ता है, परिणाम स्वरूप मजदूरी भी बढ़ती है, तभी जाकर के आप देखेंगे, अभी मैंने आपसे चर्चा किया कि लाभ कम हो जाता है। अच्छा, अधिक मजदूरी जो होगी, अब देखिए जब मजदूरी बढ़ जाएगी तो क्या होगा? जब मजदूरों की मजदूरी बढ़ जाएगी यानी उनकी आय बढ़ जाती है तो फिर क्या होगा? देखिए ये उस टाइम की बातें थी जब उतनी जागरूकता नहीं थी, तो इसको ऐसे उन्होंने क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने समझा कि जब मजदूरों की मजदूरी बढ़ती है तो ये जो है ये तीव्र जनसंख्या वृद्धि को प्रेरित करती है। किसको प्रेरित करती है? तीव्र जनसंख्या वृद्धि को, तीव्र जनसंख्या वृद्धि को ये प्रेरित करती है। और इससे फिर क्या होगा? इससे जो खाद्यान्न है उनकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, खाद्यान्न की जो मांग है वो बढ़ जाएगी।
अब जब खाद्यान्न की मांग बढ़ जाती है तो पूंजीपति क्या करेगा, वो अतिरिक्त श्रम लगाएगा, अतिरिक्त पूंजी लगाएगा और खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करेगा। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं रिकार्डो के मॉडल में आपने पढ़ा था कि भूमि की पूर्ति स्थिर है, पहली बात, ठीक है ना। रिकार्डो ने क्या बताया था कि जो भूमि की पूर्ति है वो स्थिर है, भूमि पूर्ति जो है वो स्थिर है, ठीक है ना, पहली चीज। दूसरी चीज इन्होंने और क्या चर्चा किया था कि भूमि पे घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है, घटते प्रतिफल का नियम। तो इन सब वजह से जो निष्कर्ष मिला वो ये मिला कि खाद्यान्न को भी एक लिमिट में ही बढ़ाया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। परिणाम स्वरूप क्या होगा, खाद्यान्न की कीमतें बढ़ जाएंगी, खाद्यान्न की कीमतें जो है वो बढ़ जाएंगी, खाद्यान्न की कीमत बढ़ जाएगी, इससे क्या होगा, इससे लगान बढ़ जाएगा, लगान बढ़ेगा, फिर क्या होगा, मजदूरी बढ़ेगी, मजदूरी बढ़ेगी और इस प्रकार लाभ कम हो जाएगा। लाभ के कम होने का मतलब क्या है, जब लाभ कम हो जाएगा इसका मतलब यह है कि निवेश कम होगा, निवेश कम होगा, टेक्नोलॉजी बैकवर्ड में जाएगी, यानी तकनीकी प्रगति जो है वो रुक जाएगी, मजदूरी कोष घटने लगेंगे और जनसंख्या वृद्धि और पूंजी संचय भी धीमे पड़ जाएंगे। तो अब ध्यान से सुनिए, क्लासिकल मॉडल में, है ना, क्लासिकल मॉडल में पूंजीवादी विकास का जो अंतिम परिणाम होता है, अब ध्यान से सुने, क्लासिकल मॉडल में पूंजीवादी विकास का जो अंतिम परिणाम होता है, अंतिम परिणाम की बात कर लें हम लोग, अंतिम परिणाम क्या होता है, अंतिम परिणाम यह होता है गतिहीनता। क्या होता है, गतिहीनता, यानी कि स्थिर अवस्था का हो जाना, यह अंतिम परिणाम। गतिहीनता हुई क्यों, लाभों के घटने की स्वाभाविक जो प्रवृत्ति है, साथ ही साथ इसके साथ पूंजी संचय के रुकने के कारण यह गतिहीनता उत्पन्न होती है, ठीक है ना। अब जब गतिहीनता हो गई इसका मतलब यह है कि पूंजी संचय रुक गई है, जनसंख्या स्थिर हो गई है और कुल मिला के ये है कि अब जो है अर्थव्यवस्था जो है वो स्थिर अवस्था में पहुंच गई है। तो ये पूरी बातें थी क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के द्वारा दिए गए विकास के मॉडल की। अब जानते हैं आप कोई भी मॉडल जो है आलोचनाओं से बच नहीं पाता है, तो इनके सिद्धांत की भी आलोचनाएं की गई। हालांकि आलोचनाओं से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही कम सवाल आते हैं, ये तो बीए और एमए जब आप करते हैं वहां पे आपको आंसर लिखने होते हैं, तो वहां पे आपसे इस तरीके के सवाल जो है वो पूछे जाते हैं जब, तो वहां पे आपको आलोचना लिखना जरूरी होता है। लेकिन एमसीक्यू बेस्ड में आलोचना का उतना ज्यादा महत्व नहीं होता है। फिलहाल कुछ पॉइंट समझिए कि क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के सिद्धांत की जो आलोचना की गई तो उसमें यह बताया गया कि इसमें मध्य वर्ग की उपेक्षा की गई। मध्य वर्ग की उपेक्षा से मतलब आप समझिए, मतलब ये था कि इस सिद्धांत में यानी क्लासिकल मॉडल में पूंजीपति की बात की गई, श्रमिक की बात की गई, उसकी बात नहीं की गई जो इन दोनों के बीच में एडजस्ट करता है, यानी जो इन दोनों के बीच में है, ठीक है ना। दूसरी, इनके मॉडल में सार्वजनिक क्षेत्र की अवहेलना की गई, सार्वजनिक क्षेत्र की अवहेलना, ठीक है ना। तीसरा, प्रौद्योगिकी को यानी कि टेक्नोलॉजी को, चलिए लिख देता हूं इसको भी, प्रौद्योगिकी को कम महत्व दिया गया, कम महत्व दिया। तो इस तरीके से इनके सिद्धांत की आलोचनाएं की गई, यानी क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के द्वारा ये जो मॉडल बताया गया विकास से संबंधित, तो इन नियमों के आधार पे इसकी आलोचना की गई। देखिए कोई भी सिद्धांत आता है तो आलोचनाएं तो होती ही हैं, है ना। आलोचनाओं से कोई सिद्धांत बच नहीं पाएगा, क्योंकि जब तक उसमें कमियां नहीं ढूंढी जाएंगी, आलोचना नहीं की जाएगी, तब तक नए सिद्धांत नहीं आ पाएंगे। तो ये रहा क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। उम्मीद है कि चीजों को आप समझ पाए होंगे। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, आप पूछ सकते हैं, नंबर आप सभी के पास मेरा होगा ही, ठीक है ना। और बाकी इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन के मोबाइल एप्लीकेशन पे बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यूजीसी नेट के लिए लगातार वीडियोज आपको इस चैनल पे मिलती रहती है।
तो थैंक यू एवरीवन। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये सहयोग है ना, हमको अच्छा करने के लिए मोटिवेट करेगा, प्रेरित करेगा। जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना बेहतर कार्य मैं कर पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।